नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पत्रकार अड्डा में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। दिल्ली दंगे को बीते हुए तकरीबन 5 साल हो चुके हैं और उसमें आज एक बड़ी अपडेट निकल कर आती है। दिल्ली दंगे के आरोपी 7 थे, जिसमें से 5 को आज जमानत मिल जाती है, लेकिन 2 जो मुख्य आरोपियों का नाम है उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद एक इकोसिस्टम दोबारा एक्टिव हो गया है। लगातार सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि 5 साल से ट्रायल नहीं हुआ है, ना इनको जमानत दी जा रही है। ये नफरत की राजनीति इस देश में कब तक चलती रहेगी? ये लोकतंत्र की हत्या इस देश में कब तक होती रहेगी? इस ऊपर हम बात करते हैं। नरेश भैया हमारे साथ है, क्या अपनी राय रखेंगे? भैया क्या कहेंगे? दिल्ली दंगे हुए 5 साल बीत चुके हैं, 7 आरोपी थे, जिसमें से 5 को जमानत दे दी, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम, उनको कोर्ट ने जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। एक सोशल मीडिया पे दोबारा नैरेटिव चलना चालू हो गया है कि मुसलमानों से आखिर कब तक नफरत। देखो, जिनको जमानत मिली है वो भी मुसलमान ही थे, बिल्कुल ठीक है। अब 2 को जमानत नहीं दी, जमानत देने वाला जज भी वही है और जमानत ना देने वाला भी जज भी वही है। बिल्कुल। हालांकि तो मैं तो चाहता था कि 7 को ना मिले, लेकिन 5 को जज ने दे दिया। हमने उस फैसले का स्वागत किया। बिल्कुल। अब 2 को नहीं कर रहे हैं तो इनको स्वागत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लेकिन इनको उमर खालिद को और शर्जील इमाम को ही क्यों बचाना है, जो दोनों मुख्य आरोपी हैं? शर्जील इमाम वो व्यक्ति है जो चिकन नेक बोलकर आसाम को भारत से काटने की बातें करता है, बिल्कुल। और उमर खालिद वो आदमी है जो सीधे सीधे ताहिर हुसैन के साथ में जुड़ा होता है, दिल्ली दंगों के अंदर में शामिल होता है, दिल्ली के अंदर में आगजनी करने से लेकर लोगों की हत्याओं तक में शामिल होने वाला उमर खालिद। अब उसको कैसे जमानत मिल जाए मुझे समझ में नहीं आता है। और कौन लोग वो हैं जो इनकी पैरवी कर रहे हैं उनको जमानत के लिए? उनका ऐसा क्या लालच है शर्जील इमाम से या उमर खालिद से? कौन सा उनसे रिश्तेदारी है? क्यों वो आतंकवादियों को बचाना चाहते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं भारत सरकार से एक मांग करता हूं कि जो लोग शर्जील इमाम और या उमर खालिद के पक्ष में बयानबाजियां कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, देश में फिर से अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इन तमाम लोगों के ऊपर जांच बिठाई जाए, इनके ऊपर भी जांच हो, और अगर ये दोषी पाए जाते हैं जैसे शर्जील इमाम पाया गया है, चिकन नेक की बात करता हुआ, इसी प्रकार से अगर ये लोग दोषी पाए जाते तो इनको भी जेल में डाला जाए और इनको भी जमानत ना दी जाए। क्योंकि किसी भी सूरत में पत्रकार महोदय, देश से गद्दारी, देश को तोड़ने वाले लोग मंजूर नहीं होंगे, क्लियर है। लेकिन उनका तो कहना है ये तो पीड़ित बताए जाने हैं। वो तो कह रहे हैं 5 साल से ट्रायल नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जेएनयू में पड़े हैं, मोदी के खिलाफ आवाज इन्होंने उठाई है इसलिए इनको टारगेट किया जा रहा है, अमित शाह के खिलाफ आवाज उठाई इसलिए इनको टारगेट। ये तो पीड़ित है, 5 साल से ट्रायल क्यों नहीं कर रहे हैं फिर दिल्ली पुलिस? देखो, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, इस देश के अंदर में अगर मोदी और अमित शाह के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लोग जेल में होते ना, तो अभी मैंने भी सवाल पूछा था मोदी और अमित शाह से, मुझे तो जेल नहीं हुई। तो आरोप ये लगा रहे हैं कि हमारे पे तो ट्रायल चालू नहीं हुआ ना आज तक। ये तो नफरत की राजनीति हो रही है जब से बीजेपी आई है। और उमर खालिद और शर्जील इमाम ही क्यों? 5 को बेल दे दी गई, तो इन दोनों को बेल क्यों नहीं दी गई है? यही मुख्य मुद्दा है कि जो कोर्ट के अंदर में जज बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है मुझसे तो ज्यादा समझदार होंगे, बिल्कुल, पढ़ लिख कर बैठे हैं वहाँ, बिल्कुल, ठीक है। या जितने लोग ये एजेंडा चला रहे हैं उनसे तो ज्यादा समझदार होंगे जज। उन्होंने 5 को जमानत दी और 2 को नहीं दी। यही मेरा भी सवाल है कि जब 5 को दे सकते थे तो 2 को क्यों नहीं दी? इसका मतलब कुछ तो गंभीर मामला है। वो जज साहब को दिख रहा है तो वो इन गद्दारों को क्यों नहीं दिख रहा है? इन गद्दारों को भी तो वो दिखना चाहिए ना कि क्या गंभीर मामला। और सब इससे बड़ा गंभीर मामला क्या होगा? भारत के एक राज्य को चिकन नेक बताकर काटने की साजिश रचने वाले शर्जील इमाम के पक्ष में कैसे कोई खड़ा हो सकता है? उमर खालिद जिसने मेरी दिल्ली जलवा दी, उसके पक्ष में कैसे कोई खड़ा हो सकता है? इस देश के अंदर में कब तक देश के गद्दार कन्हैया कुमार जैसे नेता बनते रहेंगे, नया सिंह राठौर जैसे लोग सेलिब्रिटी बनते रहेंगे, उनको मंच मिलते रहेंगे? समस्या तो यही है ना। आप बार बार पाकिस्तान परस्ती करोगे, बार बार आप देश विरोधी बातें करोगे, कभी सेना से सबूत मांगोगे, कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगाओगे, कभी सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाओगे, कब तक चलता रहेगा ये? दूसरी विशेष बात भाई साहब, शर्जील इमाम क्या करोड़पति बाप की औलाद है क्या? या उमर खालिद करोड़पति अरबपति बाप की औलाद है क्या? इनके लिए इतने महंगे वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल कैसे जा रहे हैं? उनकी फीस कौन दे रहा है? ये जांच का विषय है। और जो उनकी फीस दे रहा है उनका जांच होना चाहिए कि वो क्यों इन आतंकवादियों को छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन क्या मंशा है उनकी? आरोप तो कपिल मिश्रा पे भी लगाए उन्होंने कि कपिल मिश्रा ने भी वहाँ नॉर्थ ईस्ट में जाके भड़काऊ चीजें बोली। फिर अनुराग ठाकुर पे भी उन्होंने आरोप लगाया कि बटन ऐसा दबा और देश के गद्दारों को गोली मारो, शाहीन बाग को लेकर उन्होंने बात की थी। तो कह रहे उनपे तो कार्रवाई हो नहीं रही। हमारा धर्म दूसरा है, हम दूसरे मजहब से आते तो हम पे कार्रवाई हो रही है। मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि मैं कपिल मिश्रा का समर्थक हूं, और उस दिन कपिल मिश्रा जी के साथ में मैं भी वहां खड़ा था। कपिल मिश्रा जी ने बिल्कुल कानून की इज्जत करते हुए एक बात बोली थी। कपिल मिश्रा जी ने वहां पर जो किया था
वो देश हित में था। उन्होंने कहा था कि सड़कों पर हम भी आ सकते हैं, लेकिन डीसीपी साहब की बातें सुनकर हम जा रहे हैं और हम डीसीपी साहब का पूरा सम्मान करते हैं। हम उनसे ये कहते हैं कि सड़कें खाली कराई जाएं। अगर सड़कें खाली नहीं होंगी तो हम भी सड़कों पर आकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। क्या अब शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार तो दुनिया को है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो आए दिन जंतर मंतर पर होता है। विनेश फोगाट भी आकर बैठी हुई थी, आज विधायक बनी बैठी है। समझ गए? तो इसमें कहीं से कपिल मिश्रा ने कुछ गलत नहीं किया था, कोई देश विरोधी बात नहीं थी। सुन लो, अब आप कहते हो अनुराग ठाकुर का, मैं पुनः ये बात दोहरा देता हूँ कि मुझे गर्व होता है कि भारत के अंदर में अनुराग ठाकुर जैसा एक नेता है जो अपने पद की बारे में सोचे बिना, अपने वोट को सोचे बिना ये बात बोलता है कि देश के गद्दारों को मारो सालों को। और ये सिर्फ बात नहीं है भाई साहब, ये एक फिल्टर है। जैसे आपको पानी पीना होता है तो अपने घर में आरओ लगवाते हो ना, फिल्टर होके आता है ना पानी। इसी प्रकार से या चाय छानते हो, छान कर पीते हो ना, तो ये छननी है, फिल्टर है। कैसे फिल्टर है? आप कहीं भीड़ में खड़े हो ना और एक बार ये नारा बोलना, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। जितने देश के गद्दार होंगे बिल आ जाएंगे, और जितने देश के होंगे, राष्ट्रभक्त होंगे, वो आपके साथ में ये नारा देंगे। आपको सिर्फ इतना बोलना है, देश के गद्दारों को। देशभक्त बोलेगा गोली मारो सालों को, और जितने देश के गद्दार होंगे वो क्या कहेंगे? वो ये करने लग जाएगा। समझ गए? तो ये फिल्टर है मेरे भाई। अनुराग ठाकुर ने कोई भड़काऊ नारा नहीं दिया, अनुराग ठाकुर ने देश को एक फिल्टर दिया। वो तो प्रोटेस्ट कर रहे थे ना वहाँ पे, उनको तो कहना है शाहीन बाग में तो प्रोटेस्ट हो रहा था ना, तो वो गद्दार कहाँ से आ गए? उनको गोली, मतलब प्रोटेस्ट जो करेगा उनको गोली मारी जाएगी अब देश में। अरे मेरे भाई, ये प्रोटेस्ट ही तो हो रहा था जो दिल्ली जला दी। प्रोटेस्ट ही तो हो रहा था कि एक डीसीपी को महिलाएं बुलाती हैं बात करने के लिए, और वो डीसीपी बिना किसी सिक्योरिटी के जाते हैं और उनको भीड़ मार देती है मुसलमानों की। वो 5 दिन आईसीयू में रहते हैं। यही तो प्रोटेस्ट था। हेड कांस्टेबल रतनलाल शर्मा को जान से मार दिया जाता है। दिलबर नेगी के हाथ पैर काट दिए जाते हैं, फिर भी मन नहीं भरता तो भट्टी में झोंक दिया जाता है। सोचिए, अंकित शर्मा आईबी अफसर को तालिबानी तरीके से 400 चाकुओं से हत्या होती है। क्या बातें कर रहे हो मेरे भाई? एक डॉक्टर यमुना विहार की, उनके घर के नीचे आग लगा दी जाती है, बेचारी अपने बच्चे को ऊपर से फेंकती है कि बच जाए। सोचिए, तो वो मंजर मेरे घर के पास का है, वो मंजर मेरे घर के पास का है। हमने वो दिल्ली दंगों में वो खौफ देखा, लोगों के दिलों में कितना खौफ था। समझ गए? तो ये जितने भी लोग आकर ये बोलते थे नहीं नहीं शाहीन बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन, नहीं, देश को जलाने की साजिश हो रही थी, देश को तोड़ने की साजिश हो रही थी। अगर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ, ताहिर हुसैन के घर में पेट्रोल बम कहाँ से आए, इतने पत्थर कहाँ से आए? और ये सिर्फ शाहीन बाग में नहीं होता है। हल्द्वानी में कौन सा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था जहाँ पुलिस की महिलाओं को मारा गया, पुलिस की महिलाओं को अपनी सुरक्षा करनी पड़ी घरों में छुप छुप कर? बताइए ना मुझे। हल्द्वानी के अंदर संभल में क्या हुआ? कहां से ये एक पैटर्न पूरे भारत में घूमता है कि छतों पर पत्थर आ जाते हैं, पेट्रोल बम आ जाते हैं, लोगों के हाथ में कट्टे आ जाते हैं, बाहर से लोग आ जाते हैं। सुनिए मेरी एक बात, मैंने जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, ऐसे कई क्षेत्र हैं। अगर एक हिंदुओं की गली है और उसमें 2 घर मुसलमान हो जाता है तो उस गली में नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। अब 2 घर के लोग भी अगर पूरे भी नमाज पढ़ेंगे, मैं कह रहा हूँ एक घर में 10 सदस्य भी लगा लो तो 20 लोग होंगे, लेकिन बाहर से मुसलमान आने लग जाते हैं उस गली के अंदर में, 200, 250, 500 की संख्या में नमाज पढ़ने लग जाते हैं। क्या मतलब है इसका? चलो तुम्हारा घर गली में है, तुम पढ़ो नमाज, तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ से आने लग जाते हैं, क्यों आने लग जाते हैं? मतलब क्या है इसका? तुम अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हो। मैं फिर आपसे इसी पे आखिरी सवाल कर लेता हूँ कि जो इकोसिस्टम है, जिस इकोसिस्टम को दर्द होता है, जो नैरेटिव गढ़ना शुरू कर देता है, आरफा खानूम से लेके रवीश कुमार, कुछ तथाकथित कन्वर्टेड मुस्लिम जो खुद को त्यागी बताते हैं और मुस्लिम होते हैं, ये जो इकोसिस्टम है, अगर सुप्रीम कोर्ट इनके फेवर में फैसला देता है तो लोकतंत्र जीवित हो जाता है, और अगेंस्ट में देता है तो हत्या हो जाती है। ये इकोसिस्टम को दर्द क्यों है इतना? ये इकोसिस्टम के साथ में एक समस्या, ये कहते हैं चिट भी तेरी चिट भी मेरी, पट भी मेरी, बंटा मेरे बाप का। लेकिन चक्कर ये है कि राष्ट्रवादियों की सरकार है, वो इनके पिछवाड़े में लाल सरिया घुसा देता है बार बार। समझ रहे हो? और कोर्ट भी उसी के तहत कार्य कर रहा है। तो अब सीधी सी बात यह है कि देश में अगर रहना है तो भारत माता की जय, वंदे मातरम कहना पड़ेगा। जो वंदे मातरम नहीं कहेगा, जो देश के गद्दारी करेगा, जो चिकन नेट काटने की बात करेगा, उनको इसी प्रकार से जमानत नहीं मिलेगी। और जितने ये इकोसिस्टम वाले बिल बिला रहे हैं उनका इलाज करने के लिए मेरे जैसे लोग खड़े हैं ना भाई, हम खड़े हैं ना। ये है ना मेरा भाई, है ना एक बार, ये है ना अंशु, हम कर रहे हैं ना इलाज। और ऐसे मेरे एक नहीं, तमाम भाई हैं। अंशु भाई क्या कहेंगे, ये उमर खालिद और शर्जील इमाम का नाम आते ही ये इकोसिस्टम में क्या दर्द होता है?
7 में से 5 लोगों को बेल दी गई लेकिन 2 को नहीं दी गई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं बेल क्यों नहीं मिली है। देखिए सर, बेल तो ऑब्वियस सा बात है कि नहीं मिलता। हाँ। और 7 में से 5 लोगों को जो बेल मिली है उस पे भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि किस बेसिस पे मिला। हाँ। अगर कोई, देखिए ये पहली बार नहीं हुआ। आप देखिए कि ये लोग जो कह रहे हैं कि हम 7 सिस्टर को अलग कर देंगे, हाँ। ये कर देंगे, कल को देखिए पंजाब भी तट पे ही है। बिल्कुल। अगर वो बोलेंगे कि हमको पंजाब अलग कर दीजिए, हाँ। कल को बोलेंगे बंगाल को बांग्लादेश से मिला देंगे, हाँ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मांग उठ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। तो ये सारा जो चीजें हैं जो बंद होगी, ये कैसे बंद होगी, इसके ऊपर में सरकार को कड़ा से कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, कोई कानून लाना पड़ेगा। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट क्या देगा, ज्यादा फांसी देगा, ज्यादा फांसी देगा। मैं समझता हूँ कि एक बेंचमार्क सेट होना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि अगर कुछ वो मैंने क्या बोलते हैं, ऐसा इन लोगों को कुछ चौराहे पे टांग दो, फांसी दो, उसके बाद में बॉडी वैसे ही छोड़ दो, समझे, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ये इकोसिस्टम देश विरोधी चीजों में इतना इन्वॉल्व क्यों है? ये क्यों उमर खालिद, क्यों शर्जील इमाम के इतने फेवर में, जिसने दिल्ली जलवा दी, दिल्ली नेशनल कैपिटल जहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, वहाँ दंगे हो गए, और आज इसको अगर बेल नहीं मिलती है तो इनके पेट में इतना दर्द क्यों है? अरे भाई साहब, इनकी धद पिटी हुई है, ये चुनाव हार रहे हैं और वकील इनके केस हारते हैं। ये बता दो, कपिल सिब्बल दवे और ये अभिषेक मनु सिंह और ये प्रशांत भूषण, तुम एक केस बता दो पॉपुलर हुआ जिसको जीता हो। इन्होंने बेलें दिलाई हैं बस, ये सिर्फ बेल दिलाते हैं, उसका पैसा इनको मिलता है। इसके कार्यालय से कांग्रेस के मोटा पैसा मिलता है। ये रवीश कुमार वगैरह दरबारी पत्रकारों को पैसा देती है। कांग्रेस जो है ऐसे लोगों को ही समर्थन शुरू से देती रही, ये उनके पाले हुए पौधे हैं। ये सिर्फ जमानत दिलाते हैं। आप बता दो कि क्या नाम है, कपिल सिब्बल ने कौन सा बड़ा केस जीता है? 99% वो केस हारा है, लेकिन हाँ जमानतें दिला दी, वो भाई उसकी जीत हो जाती, वाह वाह लोहा लोट हो जाते हैं, अरे भाई हो गया। अब वो 5 लोगों को जो जमानत दिलाई गई है, आज ये आवाज उठा रहे हैं ना उसके फेवर में, तो अगर कल को उनकी सुनवाई होगी और वो फिर अरेस्ट हो जाएंगे तो यही लोग करवाएंगे। ये किसी के हितैषी नहीं है, ये पैसे के हितैषी, इनको मोटा जहां से मिलता है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, वो उसका वो करते हैं। इकोसिस्टम का ये कहना है कि 5 साल से ट्रायल क्यों नहीं हो रहा है? क्यों आप डिबेट पे नहीं आ रहे? क्यों आप बहस नहीं कर रहे? क्यों आप सबूत प्रेजेंट नहीं कर रहे? उनका तो सीधा सीधे कहना है हम तो इन्वॉल्व थे ही नहीं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ हमारा धर्म देख के फंसाया जा रहा है। पूरा विपक्ष नेशनल हेराल्ड उस पे बेल पे है, इनका ट्रायल कराओ, क्योंकि केजरीवाल कहता रह गया इन दोनों को बाहर क्या कर रहे हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इनको 3rd डिग्री का टॉर्चर देना था। ठीक है, तो इनकी बेल नहीं, इनको ट्रायल नहीं दिया। अगर कोर्ट जो फैसले ले रहा पहले अगर तुम्हारे फेवर में दे दे तब तो वाह वाह, कोर्ट बहुत बढ़िया, संविधान जिंदाबाद। और जरा सा भी आपके मन मुताबिक फैसला थोड़ा टेढ़ा लगे वहां पे संविधान, तो मेरे को ये बता दे विपक्षी की संविधान को मानने वालों से संविधान चलता है या संविधान को लेके हाथ में लहराने से? संविधान विपक्ष मानता कहाँ है? संविधान अगर मानता तो जब चर्चा चलती है पार्लियामेंट में तो ये लोग वहां पे अटेंडेंस होते, ये चर्चा करते। ये चर्चा किस पे करते हैं? जो ऊपर छत पे चढ़ जाएगा कोई SIR को लेकर दौड़ पड़ेगा, इनकी अटेंडेंस उठा के देख लो, ये वहां लापता है। ये बताओ ये कौन से चुनाव इसीलिए नहीं जीत रहे हैं? जनता इनको चपेट घुमा के मार रही है, और ये मुसलमानों के जूते में रख के दाल पीने वाले लोग। उनका आरोप एक ये भी है ना, वो कह रहे हैं कि भाई कपिल मिश्रा का भी इन्वॉल्वमेंट था, जो आज दिल्ली सरकार में मंत्री है। अनुराग ठाकुर ने भी कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। उन्होंने शाहीन बाग के उसमें कहा था कि शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था, तो कहते हैं कि आप प्रोटेस्ट करने वालों को गोली मारने की बात करते हो और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, और जो सत्ता पक्ष का विरोध करता है उनको आप फर्जी केसों में जेल में डाल देते हो। भाई शाहीन बाग की याद दिला दी, जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा था तो PFI ने कहा था कि लखनऊ से गढ़ है, मुसलमानों का 8 करोड़ रहता है यूपी में, हम जो है शुरुआत अब क्या नाम है इसका किला वहां से शुरू करेंगे, वहीं से हमारी लड़ाई शुरू होगी। क्योंकि वहीं के 47 में मुसलमानों ने वोटिंग की थी भर के, और वो जब बट गया देश तो वो रातों रात पलट गए। तो उनको भरोसा उन पे था, तो उन्होंने क्या किया बाबा ने कि भैया, उन्होंने पहले ही अलर्ट हो गए, वो समझ गए बाबा कि इस तरह के प्रोपगंडा बना रहे हैं और आगजनी करेंगे, तो उन्होंने पहले ही पोस्टर लगा दिए। भैया जो संपत्ति प्राइवेट या सरकारी फूकेगा उसके चौराहे पे पोस्टर लगा दिए कि इनको चिन्हित करके इनकी प्रॉपर्टी से वसूला जाएगा। तो कोर्ट ने मना कर दिया, यही कोर्ट ने। तो ये बड़े खुश हुआ, अरे कोर्ट ने रोक लगा दी बाबा के उस पे। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, हमें 15-20 दिन की मोहलत दो, और फिर अध्यादेश लेके आए और विधानसभा में पारित करके उसको पास कराया, और फिर उसको कानूनी अमली जामा पहना के और फिर पोस्टर लगाए। आज जो है वो दंगा मुक्त है। आज बड़े बड़े दंगे का जो गढ़ था वहां से दंगा ही साफ हो गया। तो वैसे कानून सरकार भी करे
और 542 सांसद में अगर जो सांसद नदारत है उनको छोड़ दे, कानून इस तरह का लाए सुप्रीम कोर्ट में कि इस तरह के लोगों को ना जमानत मिले ना बेल मिले,